ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ट्रंप मौका ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बीच में छोड़कर भाग जाए। लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा इस जंग को बीत चुके हैं। तेल के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं, गैस के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं, और अब उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स को लेकर भी दुनिया में कमी, किल्लत, दुनिया के देश, एशिया और अफ्रीका के जो गरीब देश हैं वो बहुत भारी किल्लत झेल रहे हैं। ऐसे में भारत में भी पैनिक बहुत ज्यादा है फर्टिलाइजर्स को लेकर, क्योंकि अभी बुआई का सीजन आने वाला है। तो ऐसे में क्या देश को पैनिक होने की जरूरत है? क्या देश में उर्वरकों की, फर्टिलाइजर्स की कमी हो सकती है? क्योंकि पिछले 12 साल में जिस तरीके से काम किया है सरकार ने, वो ये नहीं दिखाता कि कोई किल्लत भारत में होने वाली। तो इसी विषय पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुडी और मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी। ये ईडब्ल्यूएस के नेता है, किसानों की बात करते हैं, जो वीकर सेक्शन किसानों का है उसकी बात करते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। युद्ध का असर देश पर पड़ रहा है। गैस की किल्लत थोड़ी सी है, मतलब पैनिक कह लीजिए, या फिर तेल के दाम एक दो कंपनी ने बढ़ाए हैं। ऐसे में किसान इस देश का कहाँ खड़ा है? क्या बुआई से पहले फर्टिलाइजर्स की कमी इस देश में होने वाली है? नहीं, देखो, जैसे मैं खुद एक किसान हूँ, हमारा पूरा परिवार एक किसानिक बैकग्राउंड से आता है। हमने पूरी ज़िंदगी भर किसानी करी। हमने बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के साथ में किसानी की जो लेगेसी उसको चलाया। काफ़ी किसानों को भी हमने अपने अपने कंट्रोल में रखा। काफ़ी किसानों को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी, उनको हमने सँभाला, उनको अपने अम्ब्रेला में डेवलप कराया। तो अब सिचुएशन ये है कि किसानों को इस बार जो गुज़रना पड़ रहा है, वो महंगाई तो उनके लिए हमेशा से ही एक श्राप रहा है किसानों के लिए। अगर किसानों को मारना हो तो चीज़ें महंगी कर दो। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। जैसे फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं, हम पहली बात तो हम आत्मनिर्भर भारत को देखें अगर हम, तो बहुत सारा एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड और यूरिया, डीएपी, केमिकल जो भी बन रहा था। जो पहले डीएपी था वो बहुत बड़े ग्रैन्यूल्स में आता था, बोरियों में आता था। अभी यही डीएपी नैनो डीएपी हो गया। एक बॉटल लिक्विड डीएपी को हम यूरिया यूरिया डीएपी अभी डीएपी। या डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। अगर हम बात करते हैं यूरिया की, तो अब यूरिया पहले बोरी में आता था, यूरिया की ग्रैन्यूल्स हुआ करते थे। अब हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया की। जो नैनो यूरिया है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो एक तो लॉजिस्टिक कम हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हार्मोस से हार्मोस की जो शिपिंग जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी शिप्स जो अटके हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के शिप्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स हम लोग पहले 80% निर्यात करते थे, इंपोर्ट करते थे। 80% से जो हमारा इंपोर्ट पॉलिसी थी वो सेल्फ डेवलपमेंट में आई। हम लोग आत्मनिर्भर हम भारत का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जो बंद हुई हुई फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रियाँ थी वो दोबारा शुरू हुई। और भले वो गोरखपुर की फैक्ट्री है, भले वो मद्रास की फैक्ट्री थी, भले वो कोयम्बटूर की फैक्ट्री थी, वो दोबारा शुरू हुई। जो पीएसयू यूनिट्स थे उससे हमारा इंपोर्ट हमारा कम हुआ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो हम 18 से 20% जो हम इंपोर्ट करते भी हैं, अगर वो हम इंपोर्ट नहीं करें तो हमारे यहाँ पे हो सकता है महंगी हो सकती है चीज़ें। जैसे अगर आज 12 रुपये किलो है और 12 से 12 12 रुपये का जो हिसाब है वो हो सकता है 15, 16, 17, 18 का हो जाए। लेकिन किल्लत नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा महंगा हो लेकिन बंद नहीं हो। अच्छा, अगर युद्ध लंबा चला तब ये स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि अब बुआई का सीजन भी आने वाला है। तो सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है अगर इसके लिए? अगर ये पहली बात तो युद्ध लंबा नहीं चलने की हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, भारत देश भी चाहता है कि युद्ध लंबा, भारत क्या पूरा पूरा विश्व चाहता है ये युद्ध लंबा ना हो उसका। और दूसरी बात, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत आज भी एक आत्मनिर्भर देश जो बनने की जो मुहिम स्टार्ट करी थी प्रधानमंत्री साहब ने, उसका असर अब दिखने लगा है। जिससे कि जो फर्टिलाइज़र, जैसे फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करते हैं तो इन हाउस फर्टिलाइज़र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी बात ये है कि जो इम्पोर्ट, जब हम जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की जो एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ जिस जिस एरिया में जैविक खेती के ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हुई, वहाँ वहाँ फर्टिलाइज़र और केमिकल का उपयोग जो था उसकी यूसेज कम होती चली गई। तो कम होने के साथ साथ में जो रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट थी वो भी कम होनी शुरू हुई। बिकॉज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो पॉलिसी
जो जैविक खेती की जो पॉलिसी बनाई थी उसको देखते हुए बहुत सारे राज्यों में ये पॉलिसी अप्लाई हुई और सब्सिडी पे मिलने वाली जो ग्राम पंचायत को जो सब्सिडी में जो जो यूरिया डीएपी और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो जाता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट जो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आई, उसकी यूसेज में कमी आई। तो जो स्टोरेज जो बहुत जल्दी खाली हो जाया करते थे वो अब स्लोली खाली होते हैं। सब्सिडी की जो बात की, सब्सिडी तो कांग्रेस की सरकार में भी दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, तो अंतर क्या है? यहाँ एक कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं तो 2008 और 2009 के अंदर दुनिया में जब मंदी का दौर चला और उसमें कच्चे माल की कीमतें उस टाइम भी बढ़ी, ये आज कोई नई बात नहीं, कच्चे माल की कीमतें उस टाइम भी बढ़ी। 2009 में देश में चुनाव होने थे और 2009 में जब देश में चुनाव होने थे तो कांग्रेस ये बोझ पब्लिक पे नहीं डाल सकती थी। अगर ये बोझ वो पब्लिक पे डालती तो कांग्रेस सरकार ये वोट हार जाती, ये इलेक्शन हार जाती। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस ने सब्सिडी जारी रखी, लेकिन बॉन्ड्स के जरिए। कांग्रेस ने जब सब्सिडी दी तो वो बॉन्ड्स के जरिए दी, उन्होंने कोई कैश मुहैया नहीं कराया, उन्होंने कोई ऐसा रिलीफ मुहैया नहीं कराया था फार्मर, बिकॉज उस टाइम हम भी फार्मिंग करते थे। मतलब जैसे ऑयल बॉन्ड्स उस वक्त दिए थे जी 15 साल के पीरियड में कि जो अगली सरकार आएगी वो भरेगी, ठीक ऐसे ही बॉन्ड्स यहाँ कंपनियों को, बॉन्ड्स फैक्ट्रियों को दिए गए। उन्होंने बॉन्ड्स जो बॉन्ड्स हैं वो मुहैया कराए, लेकिन सब्सिडी को बरकरार रखा। बिकॉज अगर वो सब्सिडी नहीं देते और इसकी कीमतें बढ़ाते तो इससे उनके इलेक्शन हारने के चांसेस 100% सही हो जाते। दूसरी बात ये, जैसे ही तेल के बॉन्ड जारी किए थे वैसे ही खाद कंपनियों ने भी बॉन्ड जारी कर दिए। जैसे उन्होंने पहले तेल के बॉन्ड जारी किए थे वैसे उन्होंने खाद कंपनी के भी कंपनियों को भी दे दिए बॉन्ड गए। जारी कर दिए कि 6% उनको ब्याज भी देंगे और वो जो कर्जा है वो बाद में चुकाएंगे और उस कर्जे के बदले में वो 6% उनको इंटरेस्ट भी देंगे। तो अल्टीमेटली ये बोझ भी राजकोष पे पड़ा, ये इंडियन ट्रेजरी पे ये बोझ डाला गया। अगर उस टाइम थोड़ा सा भी समीकरण और बिना लालच के अगर ये बिना लालच के और बिना बिना राजनीतिक समीकरण के अगर ये फैसला लिया जाता तो इतना बोझ जो गवर्नमेंट ने अपने पे डलवा लिया, जो सरकार ने अपने पे डलवाया, वो नहीं डलता। हो सकता है इलेक्शन में इसके रिजल्ट से कुछ फर्क पड़ता, लेकिन ये इलेक्शन के समीकरण को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। सरकार ने फर्टिलाइजर बॉन्ड जारी करके सब्सिडी का भुगतान टाल दिया। सब्सिडी का जो भुगतान था वो टाल दिया। मतलब किसानों को तो खाद कम दाम पे मिले, लेकिन कंपनियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं। ये सब्सिडी करीब 3 लाख करोड़ की थी, जिसके बाद में मोदी सरकार ने इसको ये सब्सिडी 3 लाख करोड़ की थी, जिसके बाद में मोदी सरकार ने ये सब्सिडी का जो बोझ था वो चुकाया। कांग्रेस के वक्त में इसलिए कि किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने कर्ज भी चुकाया, फैक्ट्रियां भी लगाई, वो खाद पहले महंगा था उसको भी कम किया। तो जंग अगर लंबी चलती है तो खाद की कीमतें बढ़ सकती हैं। मतलब अगर आपका जो सवाल था कि जंग अगर लंबी चलती है तो क्या होगा, अगर जंग लंबी चलती है तो खाद की कीमत बढ़ सकती है, फर्टिलाइजर की कॉस्टिंग बढ़ सकती है, लेकिन फर्टिलाइजर की कमी नहीं हो सकती। और फर्टिलाइजर की कमी नहीं हो सकती जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान का जो किसान है वो सेफ है, वो 12 के बदले में 15, 15 के बदले में 18 खर्च कर सकता है। लेकिन अगर खाद ना मिले तो वो बिल्कुल निहत्था हो सकता है, वो नेस्तो नाबूद हो सकता है। अगर फर्टिलाइजर उसकी जान है, उसका घर चलाती है, उसकी रसोई चलाती है। तो इस बात से हिंदुस्तान के किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, छोटे किसानों की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं लगभग 15 करोड़ इस देश में किसान हैं। उसमें से भी लगभग 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर उससे भी कम ज़मीन है। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ेगी, खाद के दाम बढ़ेंगे, उर्वरकों के दाम बढ़ेंगे, तो क्या उन पर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा? उसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? मोदी सरकार हर साल 2 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है ईडब्ल्यूएस के फार्मर्स को। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जब 2 लाख करोड़ की सब्सिडी अगर जा सकती है तो ये 2 लाख 3 में और 3 लाख 4 लाख करोड़ में भी बदली जा सकती है परिस्थिति को देखते हुए। तो ईडब्ल्यूएस फार्मर्स जो है वो ऑलरेडी इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं, अभी से नहीं कई सालों से उठा रहे हैं, आगे भी वो उठाते रहेंगे।
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ उनके पास ट्यूबवेल नहीं है। अगर वो छोटा उनके पास खेत है, उनके पास 1 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का या 1.5 हेक्टेयर का या 3 हेक्टेयर का खेत है, उसमें ज़्यादा ना तो उसमें खाद लगना है, ना उसके अंदर ज़्यादा पानी लगना है। पानी तो छोड़ो, उनके पास ट्यूबवेल नहीं है। और 1.5 एकड़, 1 डेढ़ 2 एकड़ जो है वो बैल से कल्टीवेशन हो सकती है, बैल के जोड़े से। जब 3 एकड़ से ज़्यादा होती है तब ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो पेट्रोल और फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो बैल है, जो ओल्ड स्कूलिंग टेक्नोलॉजी है, आज भी ईडब्ल्यूएस का जो फार्मर है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से, ओल्ड स्कूलिंग टेक्नोलॉजी से अपनी खेती बाड़ी करता है। हर एक के पास बैल का जोड़ा है, लकड़ी का कल्टीवेटर है, उसी से वो लगाता है। वो हो सकता है बड़ी क्रॉप ना लगाता हो, छोटी क्रॉप छोटी क्रॉप लगाता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लगाता है जो 3 महीने की है। भले वो फली लगाता है, भले वो मूंगफली लगाता है, भले वो तूर की दाल लगाता है, भले वो मेज लगाता है, मक्का लगाता है, लेकिन हर क्रॉप जो है वो 3 से 4 महीने की, ताकि फसल लगे, फसल बढ़े, फसल काटे, फसल बेचे, अपना घर चलाता रहे। और वो जो ये सारे ये जो सारी फसलों का मैंने नाम लिया है, जो सारी शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं, यही सारी शॉर्ट टर्म क्रॉप्स जो हैं, ये इनके लाइफ स्टॉक को चलाने के काम आती है। भले वो बैल है, भले वो गाय है, भले वो बकरी है, भले वो मुर्गी है, तो इनका घर चल सकता है। जो एक छोटी तादाद में जो एक फर्टिलाइजर चाहिए, उसके लिए सरकार बहुत सक्षम है। वो उनको ग्राम पंचायत में लंबी लंबी लाइनें लगा के लेने की जरूरत नहीं है, वो उनको आराम से मिल सकता है। बाकी तो ये मतलब एक बहुत बड़ा सवाल था कि लगभग 86% किसान ऐसे हैं जो सीमांत है, छोटे किसान हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। सर बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए। बाकी किसान फिलहाल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, इस देश में किसी भी तरीके का कोई पैनिक फिलहाल नहीं है। तो पैनिक बुकिंग जैसी आपने गैस की या फिर अभी डीजल पेट्रोल को लेकर लाइनों में लगे हैं, फर्टिलाइजर्स के मामले में वैसा ना करें।